गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं श्री ईश्वर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम इस्लाम के उदय से पहले अरब की सामाजिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने से पहले हम अरब की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अरब की भौगोलिक स्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में स्थित क्षेत्र को वहाँ के लोग अरब के नाम से पुकारते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12 लाख वर्ग मील, लंबाई 1500 वर्ग मील तथा चौड़ाई 1300 वर्ग मील है। यह क्षेत्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अरब सागर तथा फारस की खाड़ी से 3 ओर से घिरा हुआ है। केवल कुछ तटवर्ती इलाकों को छोड़कर इसका अधिकांश भाग मरुस्थल है। इस प्रायद्वीप के उत्तर में सीरिया का क्षेत्र रेगिस्तान, पूर्व में फारस की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में लाल सागर स्थित है। यहाँ पर हमेशा शुष्क हवाएं चलती हैं और लोगों का जीवन कष्टों से भरा हुआ है। प्राचीन काल की दृष्टि से अरब का क्षेत्र काफ़ी महत्व का रहा है। यह प्रायद्वीप अनेक सभ्यताओं, धर्मों और जातियों का उद्गम स्थल रहा है। इस रेगिस्तानी क्षेत्र से निकलकर अनेक सेमेटिक जातियों ने पड़ोसी देशों के इतिहास में अपनी सफल उपस्थिति दर्ज करवाई है। मेसोपोटामिया सभ्यता के जन्मदाता भी यहीं के निवासी थे। इसी प्रकार से यहूदी, असीरियन, आर्मीनियन जातियों का उद्गम स्थल भी यही अरब क्षेत्र है। इस प्रकार प्राचीन काल में इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व होते हुए भी 6ठी शताब्दी इस्लाम के उदय से पहले तक इसका महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया था। वर्तमान में वैज्ञानिक उन्नति के कारण कृषि में कुछ विकास हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों की बहुतायत के कारण यहाँ के लोगों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। यहाँ के राजनेताओं ने भी अरबवासियों के जीवन को नए सांचे में ढालने की कोशिश की है। परिवर्तन के कारण ही यहाँ अज्ञानता और अंधविश्वासों को छोड़कर लोग जागरूक हो गए हैं। 20वीं शताब्दी में तो अरब का महत्व विश्व मानचित्र पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अब करेंगे हम इस्लाम के उदय से पहले अरब की सामाजिक स्थिति। अरबवासियों का सामाजिक जीवन काफ़ी हद तक देश की रेगिस्तानी स्थिति से प्रभावित था। वास्तव में अरबों के जीवन और मरुभूमि में कोई विशेष अंतर नहीं था। अरबों की जातीय व्यवस्था, रहन सहन, खान पान इत्यादि सब कुछ रेगिस्तान के समान शुष्क और कठोर थे। अरबों की सामाजिक स्थिति का वर्णन निम्न प्रकार से किया जाता है। इसमें पहला पॉइंट है बद्दू। इस्लाम के आगमन से पहले अरब समाज के लोग 2 वर्गों में विभाजित थे। पहला वर्ग था बद्दू और दूसरा वर्ग था शहरी लोग। बद्दू घुमक्कड़, असभ्य तथा बर्बर थे। रेगिस्तान की गर्म जलवायु ने उनके शरीर को बहुत ही ताकतवर बनाया था। प्राकृतिक शुष्क वातावरण के कारण वे बहुत जल्दी जवान हो जाते थे, जिसके कारण वे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारते थे। वे दूध अथवा पानी में खजूर, आटा या कोई दूसरा अनाज मिलाकर खाते थे।
जिससे उनके शरीर को ज़्यादा ताकत मिलती थी। वे अपने पशुओं की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, लेकिन एक स्थान पर ज़्यादा समय रुकना उनके लिए मुश्किल था। वे आमतौर पर लंबी कमीज पहनते थे, जिसे कमर के पास एक लंबी रस्सी से बांधा जाता था। सिर को किसी कपड़े या शाल से ढककर रखने का प्रचलन था, जिसे एक रस्सी के साथ कसकर बांधा जाता था। कुछ बद्दू लोग जूते आदि भी पहनते थे। ज्ञान और बुद्धि से बद्दुओं का दूर दूर का कोई भी संबंध नहीं था। वे असभ्य, जंगली तथा अनेक कुरीतियों के शिकार थे। स्वार्थी होने के कारण उनमें परोपकार नाम की कोई चीज़ नहीं थी। एक बद्दू खुदा से यही प्रार्थना करता है कि खुदा मुझ पर और मोहम्मद पर दया कर, इसके अलावा किसी अन्य पर नहीं। बद्दुओं का रहन सहन और जीवन बंधन मुक्त था। वे बिना किसी उद्देश्य के भटकते रहते थे। खजूर, दूध, मांस, अन्न आदि से अपना पेट भरते थे। कृषि, व्यापार, शिक्षा, कला आदि से उनका कोई संबंध नहीं था। उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और उनका सारा जीवन उनको चराते हुए ही व्यतीत हो जाता था। इसके अलावा वे शहरी तथा सभ्य लोगों पर समय समय पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति और उनके खाने की सामग्री लूट लेते थे। बद्दू डाकुओं जैसा जीवन व्यतीत करते थे। कुछ बद्दू दलाली का व्यवसाय भी करते थे। अतः बद्दू, डाकू और दलाल दोनों प्रकार के व्यक्ति थे, जिनसे शहरी लोग हमेशा भयभीत रहते थे। दूसरा पॉइंट है वंश व्यवस्था। बद्दू समाज का आधार वंश व्यवस्था था। एक परिवार खेमा का प्रतीक था। कई खेमों को मिलाकर एक डेरा बनता था, जिसे हे कहकर पुकारा जाता था। एक हे में एक ही जाति के लोग रहते थे। अनेक जातियों को मिलाकर एक कबीला बनता था। वास्तव में अरब समाज कबीलों में बटा हुआ था। प्रत्येक कबीले का अपना नायक, रहन सहन तथा रीति रिवाज होता था। सभी कबीले आपस में भाईचारे और सहानुभूति रखते थे। उनकी इस भावना को अभिव्यक्त करते हुए समकालीन एक अरबी कवि लिखते हैं, अपने कबीले के लिए भक्ति दिखलाओ। कबीले के सभी सदस्य आपस में स्वतंत्र होते थे। कबीले की आपसी एकता और संगठन को देखकर ही खलीफाओं ने उन्हें अपनी सेना में शामिल किया था। इस्लाम के उदय से पहले अरब क्षेत्र में हाशिम, अब मुतालिब, तायब, मखजूम जैसे प्रसिद्ध कबीले थे। कबीलों के सदस्यों में आमतौर पर संपत्ति को लेकर झगड़े होते रहते थे, जिनका निपटारा सभा या प्रधान द्वारा किया जाता था। कबीला समाज में फौजदारी कानूनों का अभाव था। व्यक्तिगत कानून व न्याय का बोलबाला था। खून का बदला खून से लिया जाता था। खानदानी झगड़े कई वर्षों तक चलते रहते थे। बद्दू समाज में खून का संबंध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था। एक कौम के लोग एक वंश के समझे जाते थे। कौम का प्रधान शेख होता था, जिसका आदेश मानना सभी के लिए जरूरी था। शेख कौम का कोई भी बूढ़ा व्यक्ति होता था। शेख की तरह ही कबीले के प्रधान के पद पर किसी बूढ़े व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। आमतौर पर इस पद के लिए किसी उचित परामर्शदाता, साहसी व दयालु व्यक्ति का ही चुनाव किया जाता था। शेख की सहायता के लिए एक समिति होती थी। समिति
तथा कबीले की इच्छा से ही शेख अपने पद पर बना रहता था। कबीले के लोग शेख का बहुत सम्मान करते थे। फिर भी बदुओं की इसी भावना हमेशा स्वतंत्र रहती थी। वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। स्वतंत्रता की इसी भावना के कारण कोई भी बद्दू अपने आप को शेख से कम महत्वपूर्ण और शान शौकत वाला नहीं मानता था। तीसरा पॉइंट, बद्दुओं के अरब समाज में दूसरा वर्ग शहरी लोगों का था, जिनका जीवन बहुत ही संगठित, स्थायी व अनुशासित होता था। वे शानदार मकानों में रहते थे। उनका खान पान, रहन सहन बद्दुओं से बिल्कुल अलग था। वे व्यापार, कृषि, पशुपालन इत्यादि के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। युद्ध और आंतरिक झगड़ों से दूर रहकर वे शांति प्रिय जीवन व्यतीत करते थे। व्यवसायों में कुशल होने के कारण शहरी लोग समृद्ध और संपन्न होते थे। शहरी लोगों को बद्दुओं से हमेशा खतरा बना रहता था, क्योंकि बद्दू समय समय पर उन पर आक्रमण करके उनकी संपत्ति को लूट लेते थे और उनके सुव्यवस्थित जीवन को अस्त व्यस्त कर देते थे। शहरी लोग चाहते हुए भी बद्दुओं का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। इस्लाम के उदय से पहले अरब की सभ्यता को उन्नत बनाने में शहरी अरबों का महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। शिक्षा, साहित्य, कला, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों में शहरी लोगों द्वारा दिए गए योगदान को कभी भी नहीं भुलाया जा सकता। चौथा पॉइंट, अरब में नारी की स्थिति। किसी भी समाज में नारी को उन्नति का द्योतक माना जाता है, परंतु यह बात अरब समाज पर लागू नहीं होती। इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज में नारी की दशा बहुत ही दयनीय थी। नारी को चार दीवारी के अंदर रहने वाले पशु के समान समझा जाता था। अरब समाज में स्त्रियों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अरब समाज पुरुष प्रधान होता था, जहाँ पर स्त्रियों को केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। स्त्रियों को पुरुषों के समान किसी भी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इसके बावजूद भी स्त्रियां आमतौर पर अपने पति व परिवार के सदस्यों के साथ रहती थी। पुरुष 2 या 2 से अधिक स्त्रियों से शादी कर सकता था, लेकिन स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। स्त्रियों को आजीवन अपने पति का गुलाम बनकर रहना पड़ता था। नारियां दुराचार पति से तलाक जरूर ले सकती थी और ऐसे मामलों में पुरुष समाज उनकी भावनाओं का बहुत ही आदर करता था। लड़कियों को अपना जीवन साथी चुनने की पूरी स्वतंत्रता थी, लेकिन फिर भी हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि समाज में महिलाओं या नारियों की स्थिति चिंताजनक थी। इस्लाम के प्रसार के बाद भी उनकी स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं आया। लास्ट पॉइंट, दास प्रथा। मोहम्मद साहब के जन्म से पहले ही अरब समाज में दास प्रथा का प्रचलन था। युद्ध के समय जो लोग बंदी बना लिए जाते थे, उनसे दासों जैसा काम लिया जाता था। दासों का व्यापार और उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था।
दासों का जीवन और मृत्यु उनके मालिकों के हाथ में होता था। दास न तो एक दूसरे से विवाह कर सकते थे और न ही उन्हें किसी प्रकार की स्वतंत्रता थी। उनको केवल अपने मालिकों की सेवा करते हुए यातनाएं सहने का अधिकार प्राप्त था। थैंक्स स्टूडेंट्स।